Jai Hind students, and welcome once again to the online class of Shri Ram Public School. And here we are for the subject of civics. Unit 2 चल रहा था फेडरलिज्म का. ओके और फेडरलिज्म में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखा मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर मोर देन two level of government exist या more than one level of government exist in the same state or you can say same country. state का मतलब यहाँ पर एक कानूनी बाउंड्री से है, ठीक है. तो state means country ही है, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है. नाउ फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. क्या होगा? फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था उसमें स्टडी किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है. पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़रूरी होती है. अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इंश्योर ना की जाए और पावर शेयरिंग को करेक्ट मैनर में कंटिन्यू ना किया जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑटोक्रेसी शुरू हो जाएगी. डेमोक्रेसी के बजाय क्या हो जाएगी? ऑटोक्रेसी शुरू हो जाएगी. और ये ऑटोक्रेसी लीड करेगी आगे किस चीज़ के लिए? ऑटोक्रेसी लीड करेगी आगे अपनी मनमर्जी के लिए, जो कि आगे कन्वर्ट हो जाएगी, हो सकती है या हो जाएगी डिक्टेटरशिप में, ठीक है. तो फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है जहाँ पर आप पावर्स को डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि कहीं पर भी पावर्स का कंसंट्रेशन ना हो सके, पावर्स जो है सेंट्रलाइज्ड ना हो सके और फिर पावर्स को कोई मिसयूज़ ना कर सके. इसलिए हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अलग अलग पावर्स को डिवाइड कर देते हैं. Now coming on the next topic, that is features of federalism. Features of federalism में क्या क्या आता है? तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. देयर वर 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आई थिंक, और उनको मैं एक बारी बुक से आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. यस, फर्स्ट फीचर देख लीजिए. देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं. देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंड पॉइंट जो है डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगहों पर काम करेंगे. मीन्स सेम एरिया पर, सेम सिटीजन्स पर, ठीक है, सेम एक जोग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले उन्हीं नागरिकों पर दोनों या तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को वर्क करना होता है, शासन करना होता है, ठीक. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश पर काम करती है या पूरे देश पर गवर्न करती है. एट द सेम टाइम जो भी आप अगर यूपी की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर हमारे राज्य के लोगों के ऊपर काम कर रही है, यानी गवर्न कर रही है, ठीक है. लेकिन क्या अकेली स्टेट गवर्नमेंट है? ऐसा नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे ऊपर है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके साथ में एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट पैरेलल वे में काम करती है. वो क्या होती है? पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक. तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो कि आपने सुना होगा, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत जिनको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, ये सब जो पंचायती राज है आपका, वो एक अलग थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो इस तरह से सेकेंड फीचर हो गया. नाउ थर्ड वन इज जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टियर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी ऐसा है सेम सिटीजन्स पर तो वो सरकारें काम करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ में क्या है कि सेपरेशन भी होगा. ये नहीं है कि मतलब एक ही टॉपिक पर, एक ही मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक ऑर्डर इशू कर रही है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक ऑर्डर इशू कर रही है. एंड द सिटीजन्स और द issuing means or the executing authorities are getting confused कि which authority should be followed और which order should be followed. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोविज़न है कि अलग अलग अपने एरियाज़, सबके एरिया ऑफ वर्क, नॉट एरिया ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज सेम रहेंगी, लेकिन
एरिया ऑफ वर्क जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस डिवाइडेशन के लिए अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, वो पता होगा आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ फीचर, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो भी फंडामेंटल प्रोविज़न है संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत यानी बेसिक प्रोविजंस जो भी हैं, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ये सारे जो बेसिक प्रोविजंस हैं इनको कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है, चाहे कितनी भी मेजॉरिटी हो, ठीक है। अगर इन बेसिक प्रोविजंस में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो आपको दोनों लेवल, जो गवर्नमेंट के जो दोनों लेवल हैं उनके साथ म्यूचुअल मीटिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको चेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ फीचर, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है, यानी कोर्ट्स जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को आपके जज करेंगे, जज करने का मतलब एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट लॉज को, ठीक है। और डिफरेंट जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी पावर्स को भी वही जज करेंगे कि आप इस डिसीजन के लिए किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का डिसीजन वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, सिक्स्थ आ गया, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। हर गवर्नमेंट के, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, सिंपल सा है आपका सेल्स टैक्स। अगर आप स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका सेल्स टैक्स जो है वो स्टेट को भरा जाएगा, स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है, वो स्टेट का रेवेन्यू होगा। लेकिन आप इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हैं, इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी तो वो आपको टैक्स देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो किसका रेवेन्यू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये आपका सिक्स्थ फीचर हो गया। एंड लाइकवाइज सेवेंथ फीचर, यू कैन सी हियर, सेवेंथ फीचर हैज़ द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट्स के पास एक साथ काम करने के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए, पहला तो हो गया कंट्री की यूनिटी को सेफ करते रहना, यानी प्रोटेक्ट करते रहना। ऐसा नहीं कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, अब इंडिया में का एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिया देश को, और हर स्टेट की अपनी सरकार भी बन गई। कल को अगर ये सरकारें कहने लगें कि हमारा राज्य अलग हो जाना चाहिए, हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं, या हम इस देश में मिलकर नहीं रहना चाहते हैं, वी वांट टू लिव सेपरेटली, और ये डिमांड कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी विधानसभा में, लेजिस्लेचर में पास कर देती है, तो क्या होगा, वहाँ के लोग तो ये कहेंगे कि भाई हम तो अलग हैं इस देश से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उनको पहली बात तो ये राइट ही नहीं है कि वो किसी को अलग कर सकें या मर्ज कर सकें, ठीक है। मर्ज करने का राइट भी म्यूचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो दो राज्यों को एक में मर्ज कर सकती हैं, एक राज्य को डिवाइड कर सकते हैं दो में, ये कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और इसके अलावा देश की एकता को यानी यूनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम एक साथ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट दोनों का होता है। इसके साथ में दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो क्या है, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ है। यहाँ पर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में। सभी वेजिटेशन, सभी काइंड ऑफ वेजिटेशंस आपको मिल जाएंगी, सभी काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे देश में एक साथ एक ही प्रोग्राम से डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज़ वाई स्टेट गवर्नमेंट का वर्क जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज़ पर द डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजनल एरिया, ठीक है। उस रीजन की क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, उस रीजन की जोग्राफिकल या कल्चरल कंडीशंस क्या हैं, उनके हिसाब से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाएं और उन पर वर्क करें, तो वहाँ का जो रीजनल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। और ऐसे अलग अलग हिस्सों में उनके हिसाब से डेवलपमेंट करके हम एक साथ पूरी कंट्री का डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
और यहाँ पर आ जाइए, आपको दिया हुआ है, देखिए देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको 2 फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट दी हुई हैं। फेडरल गवर्नमेंट की 2 फॉर्म दी हुई हैं। 2 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। हियर यू हैव बीन गिवन दिस। देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। 2 तरह के रूट्स हो सकते हैं, 2 तरह की फेडरेशंस हो सकती हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। फर्स्ट रूट जो है वो इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जहाँ पर छोटे छोटे देश या छोटे छोटे जो भी आपकी स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बना रही हैं। उसमें बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब कोई छोटा देश है, ऑब्वियसली चाहे वो छोटे छोटे आइसलैंड्स हो गए आपके, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हो गई, तो उन कंट्रीज़ को स्पेशली अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए, अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए डर लगेगा कि फ्यूचर में कोई भी जो बड़ी कंट्री है वो उन पर अटैक कर सकती है या इस तरह से कुछ भी उनको किसी भी तरह से दबाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे कम टुगेदर विथ सम बिगर यूनिट, और बड़े देश के साथ में किसी अपने आप को मर्ज कर देना चाहते हैं वो, और इस तरह से वो बड़ा देश और बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो जाती है, सो दैट बाय पूलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, ताकि क्या हो सके, सोवेरेनिटी, ये एकता बढ़ सके, और इस एकता को बढ़ाने के साथ में उस देश की पर्टिकुलर उस छोटी यूनिट की सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड, ये होती हैं आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ फेडरेशन जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, दीज आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ फेडरेशन है वो हो जाएगा, सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। दूसरा टाइप जो है वो हमारे देश का एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या है कि इसमें एक बड़े देश को एडमिनिस्ट्रेशन की ईजीनेस के लिए, ताकि उन पर ज़्यादा आसानी से गवर्नेंस की जा सके, शासन किया जा सके, बड़े देश को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनमें फिर उस हिसाब से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से हम सरकारें वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होता है कॉन्सेप्ट, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और दूसरी होती हैं आपकी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए आपका इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, ये सब आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और बेल्जियम आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई था, बेल्जियम भी इसी काइंड ऑफ फेडरेशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये होती हैं आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा, ये होती हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। और इस सेकेंड काइंड ऑफ कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल रखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट, मतलब एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ये आप इंडिया में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने अभी पढ़ी है, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, यहाँ पर जो ज़्यादा पावर होती है वो किसके पास होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास होती है। नाउ इस चीज़ में आगे देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब हम ये चेक करेंगे, सेकेंड हाफ है इस चैप्टर का, कि फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, और क्या वो फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, ना तो प्रियम्बल में और ना कहीं और। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में फेडरलिज्म वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। हाँ, तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जो है वो वर्ड मेंशन नहीं है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में सारे जो फीचर्स हैं एक फेडरल गवर्नमेंट के, वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं।
कैसे मिलते हैं? जो अभी हमने 7 फीचर्स अभी स्टडी किए फेडरल गवर्नमेंट के, ठीक है, वो सारे फीचर्स को हम यहाँ पर जज कर लेते हैं। तो जज करने में आप देखो, अगर आप चेक करो इसको, तो आपके पास सेपरेट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट फीचर था, ये है ही, ठीक है। इसके अलावा जस्ट अ मिनट, yes, here it has been given. Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. और ये 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हम जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इंडिया में मिलेंगे कि नहीं। देखो, वी कैन से दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? पहला फीचर था हमारा कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, तो जी है, ठीक है। सेकेंड फीचर था हमारा कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेम सिटीजन्स पर रूल करनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये फुलफ़िल करता है। हर गवर्नमेंट के अपने वर्क डिसाइड होने चाहिए है, हर गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू होना चाहिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अपने कोर्ट्स अलग से डिसाइड करते हुए, डिफ़ाइन करते हुए, एज वेल एज गवर्नमेंट के वर्क्स को भी डिफ़ाइन करते हुए होने चाहिए, ये भी है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये भी है। एंड द 7th वन इज़ दैट 7th वन में क्या है कि अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से हम उनको जज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको क्या मिल जाएंगे, अलग अलग इश्यूज़ पर काम करेंगी दोनों गवर्नमेंट। ये सारे फीचर्स पर ऑल द 7 फीचर्स जो हैं वो सारे हमारे फुलफ़िल होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट का वर्किंग सिस्टम डिफ़ाइन किया गया है, स्टेट एज वेल एज यूनियन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्क को स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के वर्क को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है बाय 3 लिस्ट। देखो, डज इट कंटेन्स 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो इश्यूज़ कंटेन करती है या वो इश्यूज़ को डिफ़ाइन करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डील किए जाते हैं और पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सच एज कौन से होते हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी इश्यूज़। जो अभी रिसेंटली आपने देखा था, कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इट वाज डन बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हो गए आपके यूनियन लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाइए स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट में वो इश्यूज़ आएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं या फिर डिसाइड किए जाते हैं, डील किए जाते हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएगा आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास में कुछ और भी इश्यूज़ हैं जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, रिसेशन। ये सब क्या है? ये हैं आपके वो इश्यूज़ जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर इनको क्या करती हैं? गवर्न करती हैं, ठीक है। वॉट अबाउट द सब्जेक्ट? देखो, यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। कौन सी लिस्ट है ये? आपकी 3rd लिस्ट है, ये होती है आपकी, जस्ट अ मिनट, यस, ये होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें कि ये इश्यूज़ आपके डील किए जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग फर्दर, गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स को मिलकर इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉज बनाने होते हैं और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है। अब इसके बाद में आ गया कि भाई ऐसे भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि ये तो संविधान बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मुद्दे, ये इश्यूज़ जो हैं वो मेंशन कर दिए थे लिस्ट में। लेकिन अगर इन इश्यूज़ के अलावा भी कोई इश्यूज़ हों जो कि छूट गए हों तो उन पर कौन काम करेगा? तो उन पर काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। जो भी बचे हुए रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो भी हैं, इश्यूज़ जो भी हैं, उन पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी और उसी को अधिकार है कि वो काम करे। और इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि भाई इंडिया में जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है that do not give equal power to its constituent unit,
इक्वल पावर नहीं होती यहाँ पर, हमारे देश में भी नहीं है, और क्या है, स्टेट्स के पास कम पावर है एज़ कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आ जाइए आप और आगे। जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये आपका जो 6th फीचर था फेडरल गवर्नमेंट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं, और आप देख सकते हो कि हर एक फीचर जो है वो टोटली फुलफ़िल करता है हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ओके, नाउ here is the next topic, how is federalism practiced। फेडरलिज्म किस तरह से फॉलो किया जाता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने देश में फेडरलिज्म के प्रैक्टिस की, फेडरलिज्म के फॉलोइंग की। ठीक है, तो किस तरह से होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी थे फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, ताकि फेडरलिज्म जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रोविज़न बनाए गए हैं फेडरलिज्म को सक्सेसफुल करने के लिए, किस तरह के होंगे, देखो। Respect for diversity and desire for living together became shared ideal in our country. Let us look at the some of the major ways in which this happened. क्या हुआ था जब इंडिपेंडेंस मिली थी, आपको ध्यान हो, अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने ध्यान से, तो जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन था, स्टेट्स का जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन था, वो आज की तरह से नहीं था। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी उस टाइम पर, ठीक है, जिनको अंग्रेज़ आज़ाद करके चले गए थे। उन रियासतों का, ठीक है, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, और इसके अलावा कुछ स्टेट्स थी डेफिनेटली जो कि डायरेक्ट गवर्नेंस में थी ब्रिटिशर्स के, वो भी आज़ाद हुई। तो अब क्वेश्चन ये उठता था कि भाई कैसे इनको मर्ज किया जाए, क्या ये सब ऐसे ही छोटी छोटी यूनिट्स में रहेंगी, या फिर इनको मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाया जाए, एक बड़ा राज्य बनाया जाए। तो इसके लिए कुछ हद तक तो फ्रीडम दी गई उन छोटी यूनिट्स को कि वो जिस राज्य में शामिल होना चाहते हैं अपनी फ्रीडम के साथ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ताकि वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उन पर कोई डिसीजन थोपा हुआ ना हो, वो अपनी रेस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी के साथ में जहाँ वो शामिल होना चाहें, जिस राज्य में वो शामिल होना चाहें, वहाँ वो शामिल हो सकते हैं, उसमें वो मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट बेसिस जो था वो था आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। ठीक, अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and a major state for democratic politics in our country। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का डिसाइड किया जाना। हाँ, वो कैसे हुआ था, in 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new state। 1947 में कुछ जो पुरानी, जो उस टाइम की जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनको हमने चेंज किया था, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को हमने चेंज किया था ताकि हम नए सिरे से नए हिसाब से स्टेट्स बना सकें। ठीक है, एंड दिस वॉज डन टू इंश्योर दोज दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये श्योर हो सके कि जो एक भाषा में के बोलने वाले जो भी नागरिक हैं वो एक राज्य के निवासी या एक राज्य के रेजिडेंट्स कहला सकें अपने आप को। ठीक है, ताकि उनके अंदर एक फील ऑफ कॉन्फिडेंस, एक फील ऑफ रिस्पेक्ट आए। ठीक है, एंड फॉर दैट सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथेंसिटी और जोग्राफिकली। जैसे कि आपके स्टेट्स हो गए नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। पहले यूपी जो था आपका, उत्तर प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश आपका उत्तराखंड को साथ में लेकर इतना बड़ा स्टेट पूरा आपका उत्तर प्रदेश कहलाता था। ठीक, बाद में इसको डिवाइड किया गया, उत्तराखंड अलग हो गया और आपका उत्तर प्रदेश अलग हो गया। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी नहीं थी, लैंग्वेज तो सेम थी, यहाँ पर डाइवर्सिटी थी जोग्राफिकल और साथ में कल्चरल।
इन कल्चरल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ को रेस्पेक्ट देते हुए स्टेट को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट 2 स्टेट्स में, ठीक है। और आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य बन गए, ठीक। सेम हैपेंड विद तेलंगाना और सेम चीज़ आई आपकी झारखंड के साथ में, बिहार और झारखंड के केस में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भारत में जो राज्य बने हैं, हमारे देश में जो राज्य बने हैं, स्टेट्स बने हैं, वो सिर्फ लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं है। ऑल्दो लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। भाई तमिलनाडु और आपका केरला, कर्नाटका, ये सारे क्या हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स ही हैं। उन्हीं के लैंग्वेज के बेसिस पर ही ये स्टेट्स को बनाया गया है। मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही है, ठीक है। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो थी लैंग्वेज की। जैसा आपका बेल्जियम का एग्जाम्पल था कि डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते थे और डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के लोगों की ये डिमांड थी कि उनकी कम्युनिटी के लोगों को क्या किया जाए, वहाँ पर उनकी कम्युनिटी की लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। और सेम इसी मैनर में, क्योंकि हिंदी जो थी मेजॉरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज थी इंडिया की, और इसलिए डिमांड ये थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, ठीक है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40%। मेजॉरिटी में तो है, अगर आप दूसरी भाषाओं के कंपेयर कीजिए, भारत की जो दूसरी भाषाएं हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में बोलने जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, नो डाउट। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो 100% जो सिटीजन्स की पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ 40% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी स्पीकर्स का है। बाकी अदर कम्युनिटीज़, जो अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, वो अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषाएं बोलती हैं, ठीक। अब क्या हुआ, हिंदी के अलावा जो दूसरी 21 लैंग्वेजेस थी, अदर लैंग्वेजेस, इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कि भाई हम क्यों वो करें, हम क्यों दूसरी भाषा को अडॉप्ट करें, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई हिंदी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टिल टुडे, हिंदी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी नहीं है। सिर्फ हिंदी नहीं, कोई भी लैंग्वेज इसीलिए नहीं बन पाई है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक कम्युनिटी के लोग अगर डिमांड करते हैं तो दूसरी कम्युनिटी के लोग उसकी अपोजिशन में आ जाते हैं, ठीक। और इसलिए आपको फ्रीडम दी जाती है कि अगर आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट का देने जा रहे हैं, तो आप 21 लैंग्वेजेस में वो एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ये रहा अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। भारत सरकार के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं, उसमें कैंडिडेट चाहे तो इन 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। ये उसकी कल्चरल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को राइट दिया गया है, ठीक है। और आप देखो हर राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट वाइज अलग हो जाती है, हाँ। तो इस तरह से कहीं पर तेलुगु हो जाएगी, कहीं पर आपकी गुरमुखी हो जाएगी, कहीं पर फिर वही चीज़ आपकी कांगड़ी भाषा हो जाती है। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्क एज़ पर देयर स्टेट होता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज पॉलिसी, जहाँ पर इंडिया में लैंग्वेज बेस्ड कोई डोमिनेशन नहीं किया गया जैसा श्रीलंका में किया गया था, बल्कि बेल्जियम की तरह से यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में हर कम्युनिटी को इक्वल रेस्पेक्ट देते हुए, हर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को इक्वल रेस्पेक्ट देते हुए क्या किया गया, लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब आ जाइए आप सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस कैसे थे। सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 1990 तक, टिल 1990 जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो एक सही तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का वर्क होता है, जो कि हमने फीचर ऑफ
फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ा अभी कि हर एक की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और हर लेवल पर अलग वर्क होना चाहिए। ये 1990 से पहले तक सिर्फ पेपर्स में था और बहुत ज़्यादा उसका कोई यूज़ प्रैक्टिकल मैनर में नहीं होता था। ठीक है, क्यों होता था? क्योंकि जिन पार्टीज़ की गवर्नमेंट सेंटर में होती थी वही सेम पार्टीज़ जो हैं आपकी ज़्यादातर स्टेट में भी गवर्न कर रही होती थी। तो जिन पॉलिसीज़ पर सेंट्रल में काम हो रहा होता था सेम वही पॉलिसीज़ आपकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंटेड हो जाती थी और वो प्रैक्टिकल मैनर में फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स को फुलफ़िल नहीं करता था। लेकिन ये सीन चेंज हुआ 1990 में, 1990 में। क्यों चेंज हुआ? अब क्या हुआ कि भाई यूनियन में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में देश के अलग अलग पार्ट से जो नेता आ रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही थी, लोगों के पास ऑप्शन मिलने शुरू हो गए और ये ऑप्शन से फिर क्या हुआ कि अब क्या होता था, स्टेट में कोई अलग गवर्नमेंट वर्क करती थी, कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट वर्क करती थी और सेंट्रल में कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट वर्क करती थी। अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर यहीं पर एग्जांपल देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में ही, ठीक है, आपका सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है वो है बीजेपी की। ठीक, आप अपने स्टेट में एग्जांपल दीजिए तो अपने स्टेट में सेम गवर्नमेंट, सेम पार्टी की गवर्नमेंट यूपी की है, दैट मीन्स बीजेपी की। ठीक, अब सेम मुद्दे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है उसको सेम क्या कर दिया जाता है, सपोर्ट कर दिया जाता है हमारे राज्य में भी। क्यों? क्योंकि सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, वो उसको अपोज कर ही नहीं सकती। ठीक है, पॉलिटिकल जो एथिक्स हैं वो अनफॉलो हो जाएंगे अदरवाइज़। लेकिन आप बात कर लीजिए उन स्टेट्स की, जैसे आपका पंजाब हो गया, ठीक है, या महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। क्या वो एज इट इट्स यहाँ सेंट्रल की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो कर लेते हैं? वो उनको क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कुछ अलग होती हैं। ठीक है, और ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके डिफरेंट एजेंडाज़ हैं, इनकी आइडियोलॉजी सेंट्रल से स्टेट में अलग है, डिफरेंट है और इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पर डिफरेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से, डिफरेंट अलग अलग थ्योरीज़ के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, मुद्दा वही है डेवलपमेंट का, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाता है और यही जो डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग कह लीजिए या डिफरेंट पॉलिसीज़ कह लीजिए, यही फेडरलिज्म का रियल फीचर है। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1990 के बाद से। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए कोalition गवर्नमेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रही है। कोalition गवर्नमेंट 1990 से ये एस्पेक्ट शुरू हुआ था। कोalition गवर्नमेंट क्या होती थी? जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए उतनी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो दूसरी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ टाई अप करके एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साझा सरकार। ठीक है, एट प्रेजेंट आपके यूनियन लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर दो मेजर कोalitions काम करते हैं, या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल कोalition काम करता है। एक है आपका NDA, ठीक है, और नाम से आप लोग जान जाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप लोग खुद से सर्च करिएगा। NDA के पॉलिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, और दूसरा है UPA। ठीक है, दोनों लास्ट में अलायंसेस हैं। अलायंसेस का मतलब साझा जो भी पार्टीज़ हैं। ठीक, और प्रेजेंट में कौन से अलाइनमेंट की गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में है, प्लस उनमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये आप सर्च करिएगा अगर नहीं पता है तो। आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, और साथ में ये सिविक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोalition गवर्नमेंट की यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, क्या दिया हुआ है? कोalition गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 political parties, usually partner
in a coalition form a political alliance and adopt a common program. वो सरकार जो कि एक साथ कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आने से बनाई जाए और दोनों जो पार्टनर्स जो कि कोalition बना रहे हैं वो क्या करें, एक पॉलिटिकल अलायंस बनाएं और उसमें एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम पर वर्क करें. आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई लेक्चर हेयर ओनली एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक्स फर्दर. ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए एक बारी. द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स, राज्यों को ज़्यादा पावर्स चाहिए. ठीक है, और राज्यों को ज़्यादा पावर्स नहीं मिल रही है और देने वाली कौन है, हमारी पीएम उस टाइम की. आप लोग इमेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसकी इमेज है, पहले के टाइम की. ठीक है, पावर्स ऑफ द स्टेट यहाँ इसमें पक रही हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं रही हैं. ये सब सीएम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. केरला, मद्रास, उड़ीसा, ये सब क्या है के स्टेट्स हैं. ठीक है, और इनको पावर्स नहीं मिल रही हैं. ठीक, पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, अब ये साझा सरकार आई. अब ये एक बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं. ये कौन से लीडर हैं, मैं इवनिंग डाउट सेशन में आपसे ज़रूर पूछूंगी. ठीक है, ये कौन से पॉलिटिकल लीडर हैं. और साथ में ये देखो कोलिशन की इमेज कितनी अच्छी यहाँ पर दिखाई गई है कि ये पूरी गद्दी है, ये इनकी थॉर्न है, दैट मीन्स पॉलिटिकल जो इनकी ये सीट है पीएम की. और ये पॉलिटिकल सीट पर यानी ये आपकी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर इनके कोलिशन वाले, अलायंस वाले जो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, हर एक पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करता हुआ एक एक चेहरा है. ठीक, और हर चेहरे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ईज़िली. यहाँ ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे उस टाइम के, जब का भी ये कोलिशन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर रहे हैं ये, अब तो नहीं है. ठीक है, एंड ही इज़ ओइंग हिज पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल इन हिज हैंड. अपने हाथ में इन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी लिया हुआ है. बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए क्लू है कि ये कौन है. अब आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई होप सो. तो इन इवनिंग डाउट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉलिटिकल पार्टी. ये देखो सिंबल भी आपको मिल जाएगा, ये रहा साइकिल का सिंबल. ठीक, नेक्स्ट आपका घंटी का है, इधर देख लीजिए मशाल है. ठीक, इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स आर आल्सो देयर. अब ये यहाँ पर क्वेश्चन भी है, हियर आर 2 कार्टून्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. 2 कार्टून दिए हुए हैं सेंट्रल और स्टेट के इश्यूज़ को या रिलेशंस को शो करते हुए. शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद अ बेगिंग बाउल, यानी कि राज्यों को जो है वो क्या केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए ऐसे कटोरा लेकर भीख मांगते हुए. ठीक, या फिर क्या करना चाहिए, हाउ कैन द लीडर ऑफ अ कोलिशन कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड. दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं उनको एक पॉलिटिकल जो अलायंस का लीडर होता है वो किस तरह से संतुष्ट रखता है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो. कार्टून का डायग्राम जो मतलब कार्टून जो ये इमेज यहाँ पर शेयर की गई है, बहुत ही अच्छी इमेज है. एंड हेयर ओनली आई एम गोइंग टू कंक्लूड द लेक्चर. और चैप्टर का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.